हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मुद्रा एवं मुद्रास्फीति के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में हर बार यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आइए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है मुद्रास्फीति का अर्थ है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में सतत वृद्धि। दोस्तों जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की तुलना में आपूर्ति कम हो जाती है तो वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने लगती है। यदि यह मूल्य वृद्धि प्राइस राइज लगातार होती है तो मुद्रा की क्रय शक्ति परचेजिंग पावर में कमी आ जाती है। इस स्थिति को मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति के कारण बचत सेविंग एवं निवेश इन्वेस्टमेंट में कमी आती है, जबकि ब्याज दरों में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का अवमूल्यन डिवेल्युएशन हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रेडिट कार्ड को। दोस्तों प्लास्टिक मनी नकदी, कैश अथवा कागजी मुद्रा पेपर मनी का एक विकल्प है जिसके माध्यम से नकदी का प्रयोग किए बिना भुगतान किया जाता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड एवं एटीएम कार्ड आदि प्लास्टिक मनी के उदाहरण हैं। वस्तु मुद्रा वस्तु विनिमय हेतु, धातु मुद्रा तथा कागजी मुद्रा के बाद प्लास्टिक मुद्रा चतुर्थ पीढ़ी फोर्थ जनरेशन की मुद्रा है। वर्तमान में क्रिप्टो मुद्रा क्रिप्टो करेंसी के रूप में एक डिजिटल मुद्रा का प्रारंभ प्रचलन में आया है, जैसे बिटकॉइन, लिटकॉइन, रिपल आदि। हमारा अगला प्रश्न है मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा प्रचलन में कब शामिल किया गया। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1957 से। दोस्तों भारत में 1 अप्रैल 1957 से मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई। इसके अंतर्गत रुपये का मूल्य एवं नाम अपरिवर्तित रहा, परंतु इसे 100 पैसों में विभाजित किया गया तथा इसके पूर्ववर्ती विभाजन 16 आना और 64 पैसे समाप्त कर दिए गए। 1 अप्रैल 1957 के बाद ढाले गए नए सिक्कों 1, 2, 5, 10, 25 तथा 50 पैसे को नया पैसा बहुवचन में नए पैसे नाम दिया गया। 1 जून 1964 के बाद इन सिक्कों से नया शब्द हटा दिया गया। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में मुद्रास्फीति की दर किस आधार पर होती है। भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप किस आधार पर होती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, थोक मूल्य सूचकांक पर और श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के आधार पर। दोस्तों भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के आधार पर की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति का आकलन अपेक्षाकृत सरल होता है, परंतु इससे उपभोक्ता को वास्तव में प्राप्त होने वाली वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात नहीं हो पाता। वर्तमान समय में रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2012 के आधार पर किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन है। तो दोस्तों हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, ये असत्य कथन है। दोस्तों किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो तथा मुद्रा के मूल्य में कमी हो तो उस समय मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे मुद्रा प्रसार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गणना हेडलाइन स्फीति, हेडलाइन इन्फ्लेशन तथा कोर स्फीति, कोर इन्फ्लेशन के द्वारा भी की जाती है। हेडलाइन स्फीति में खाद्य एवं ईंधन को सम्मिलित किया जाता है, जबकि कोर स्फीति में इन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता। हमारा अगला प्रश्न है स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रेडिट कार्ड में। दोस्तों स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। बैंकिंग भाषा में बचत खाता तथा चालू खाता को मांग देयता, डिमांड एबिलिटी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हॉट मनी। दोस्तों ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे हॉट मनी कहते हैं। अमेरिकी डॉलर, येन, यूरो आदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं को हॉट मनी माना जाता है, जबकि टोकन मनी सांकेतिक मुद्रा को कहा जाता है। भारत में सांकेतिक मुद्रा सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी के द्वारा चलाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है
रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रुपया सभी प्रकार के विनिमय लेन देन हेतु विदेशी मुद्रा में परिवर्तनशील है। दोस्तों रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है कि रुपया महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में पूंजी खाते एवं चालू खाते पर बाजार आधारित कीमतों पर पूर्णतः परिवर्तनीय है। वर्तमान में भारतीय रुपया चालू खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय है, परंतु पूंजी खाते पर आंशिक परिवर्तनीय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। निम्न में से कौन मुद्रा आपूर्ति मापने का सबसे तरल माप है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, M1। दोस्तों M1 मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल माप है। घटते क्रम में मुद्रा आपूर्ति की तरलता का क्रम निम्नवत है। दोस्तों M1 होता है लोगों के पास नगद नोट व सिक्के प्लस बैंकों के पास नगद जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, और M2 बराबर होता है M1 प्लस डाकघरों में जमा मांग, और M3 होता है M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं अथवा अन्य जमाएं, और M4 होता है M3 प्लस डाकघरों में सकल जमा सावधि एवं मांग जमा। हमारा अगला प्रश्न है, अगले दिन वापसी की शर्त पर दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? दोस्तों वो ऋण जो इस शर्त के साथ दिया जाए कि हम अगले दिन वापस कर देंगे, उसे कहते हैं कॉल मनी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगले दिन की वापसी की शर्त पर प्रदान किए जाने वाले ऋण को कॉल मनी कहते हैं तथा इस पर दिए जाने वाले ब्याज की दर को कॉल दर कहते हैं। कॉल मनी के विनिमय हेतु स्थापित संस्थागत व्यवस्था को कॉल मनी मार्केट कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के समय कर की दर में किस प्रकार के परिवर्तन करने चाहिए? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वृद्धि करना। दोस्तों मुद्रास्फीति वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि की स्थिति है, इसलिए यह मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाती है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कर की दर में वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि बढ़ी हुई कर दरें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध अतिरिक्त मुद्रा को कम कर देती हैं। इसके अतिरिक्त मौद्रिक नीति भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रमुख साधन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुद्रास्फीति को किसके द्वारा नियंत्रित कंट्रोल किया जा सकता है? दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुद्रा के प्रवाह को घटाकर। दोस्तों बढ़ी हुई मुद्रास्फीति को मुद्रा की आपूर्ति को कम करके नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए मौद्रिक साधनों जैसे CRR, बैंक दर, रेपो दर आदि का प्रयोग किया जाता है। यह कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति का वार्षिक लक्ष्य 4% ±2% निर्धारित किया गया है, जिसे उर्जित पटेल समिति की अनुशंसा के आधार पर अपनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का आधार वर्ष क्या है जिसके अंतर्गत वह पुराने आंकड़ों को संशोधित कर नए आंकड़े जारी करता है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्ष 2011-12। दोस्तों पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय खाता के आकलन का आधार वर्ष 2004-5 था, जिसे वर्तमान में वर्ष 2011-12 कर दिया गया है। यह कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा कम हो और धन की उपलब्धता अधिक हो तो निम्न में से कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी? दोस्तों चीज़ें कम हो और पैसा अधिक हो तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति। दोस्तों मुद्रास्फीति वस्तु के मूल्य स्तर में सामान्य वृद्धि है। दूसरे शब्दों में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण मूल्य में होने वाली वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। अर्थात कुछ वस्तुओं के लिए अधिक धन देने की आवश्यकता है। इसे मांगजन्य मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तात्कालिक रूप से मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धन के प्रवाह में कमी। दोस्तों मुद्रास्फीति से तात्पर्य वस्तुओं के मूल्य का सामान्य स्तर से बढ़ जाना और साथ ही मुद्रा आपूर्ति में भी वृद्धि होना है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों में मुद्रा आपूर्ति को कम करना शामिल है, जिसका नियंत्रण रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रियाओं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात आदि के माध्यम से किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जब समग्र आपूर्ति, तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समग्र आपूर्ति समग्र मांग से कम हो तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। दोस्तों मुद्रास्फीति वस्तु आपूर्ति में कमी और मांग में वृद्धि की स्थिति में वस्तुओं का मूल्य बढ़ा देती है। यदि कुल आपूर्ति कुल मांग से थोड़ी भी कम है तो भी वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सस्ती मुद्रा,
चीप मनी से क्या आशय है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कम ब्याज दर। दोस्तों सस्ती मुद्रा से तात्पर्य है मुद्रा की आसानी से उपलब्धता, अर्थात ब्याज की दर को कम करके मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि की जा सकती है। अपस्फीति के समय ब्याज दर को कम किया जाता है ताकि बाजार में कुल मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर मंदी की स्थिति से निपटा जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपस्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अपस्फीति डिफ्लेशन मुद्रास्फीति की विपरीत दशा है। मुद्रास्फीति में मुद्रा की अधिक उपलब्धता के कारण मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, जबकि अपस्फीति की दशा में बाजार में वस्तुओं का मूल्य कम होने लगता है, जिससे उपभोक्ता भविष्य में वस्तुओं के मूल्य और कम होने की संभावना के कारण उपभोक्ता वस्तुओं का तत्कालीन उपभोग कम कर देते हैं। परिणाम स्वरूप बाजार में पूंजी का अभाव हो जाता है तथा मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस परिस्थिति में सरकार द्वारा देश में नकदी की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुद्रा अपस्फीति। दोस्तों अपस्फीति डिफ्लेशन वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में सतत गिरावट है, इसलिए विभिन्न सरकारी खर्चों या कर की दरों में कटौती के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कम करके इस स्थिति से निपटा जा सकता है। इस अवधारणा को पंप प्राइमिंग कहते हैं इसे। इससे निपटने हेतु रिजर्व बैंक बैंक दर, रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात आदि को कम करता है। स्टैगफ्लेशन में मुद्रास्फीति की दर एवं बेरोजगारी की दर दोनों ही उच्च होती हैं। दोस्तों स्टैगफ्लेशन में मुद्रास्फीति की दर एवं बेरोजगारी की दर दोनों ही उच्च होती हैं। तो दोस्तों ये थे मुद्रा एवं मुद्रास्फीति से संबंधित NCERT इकोनॉमिक्स बुक से लिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर चैनल की सारी प्लेलिस्ट दी गई, वहाँ पर जाएँ, सारे वीडियोज़ को देखें। दोस्तों वो सारी वीडियोज़ आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।